बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में। आपके पास ओनली 9 to 10 डेज़ का टाइम बचा है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बेस्ट ऑफ लक से पता है कि आपका काम चलेगा, बट आपको पढ़ाई के लिए मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से आप सभी के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके के नोट्स लाए जाते हैं, बुक्स लाई जाती हैं। आपके पास टाइम कम है तो आप तक यदि आप बुक लेते हैं तो वो भी पहुंचा दी जाएगी, बट यदि आप इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेडिकल एंड नर्सेज हब के 43 मॉडल पेपर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इनके चार्जेस नाउअडेज ओनली 199 कर दिए गए हैं। तो आप इनके थ्रू है जो मोर देन 4000 MCQ अपने कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अदर स्टेट के पेपर भी सॉल्व करके देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टाफ नर्स का यदि अदर स्टेट वालों का हम बात करें तो ओनली नर्सिंग ही आती है, तो उसमें भी आपको 42 सेट ऑफ पेपर्स रहेंगे। तो जो भी लोग पेपर्स और मॉडल पेपर दोनों मिला के लेना चाहते हैं तो इन सभी में आपको ओनली 450 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपके लिए मैं बहुत दिन से करने वाली थी, बट कुछ रीज़न से हो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर अपकमिंग टाइम में जो मेडिकल नर्सेज हब की बुक्स हैं वो फ्लिपकार्ट पर तो अवेलेबल हैं ही, डायरेक्ट में भी अवेलेबल हैं, बट सबके डाउट थे कि क्या अपकमिंग टाइम के जो भी पेपर्स होते जा रहे हैं तो वो भी आपको न्यू एडिशन आएगा उसमें आपको सभी ऐड कर दिए जाएंगे। एक और अनाउंसमेंट वो ये है कि आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ में एक्सेप्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग छोड़ के सभी स्टाफ नर्स वालों के लिए 24 जुलाई से न्यू सीरीज़ आ जाएगी, तो वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें 2000 MCQ ओनली आपके MSN फंडामेंटल के रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास बिहार के अलावा अदर स्टेट वाले भी इस क्लास को है जो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कई एग्ज़ाम में आया है, इसके रिगार्डिंग मैंने थ्योरी क्लास भी आपको दी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम में आता है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, मैच द प्री पैक्ड STI RTI कलर कोड किट्स। एक किट है यहाँ पर, एक साइड है ग्रे किट, रेड किट, येलो किट और ब्लैक किट। दूसरे साइड है प्रॉब्लम्स कि ये कौन सी किट किसको डायग्नोस करने और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि हर एक किट में मेडिकेशन भी अवेलेबल की जाती हैं, मेडिकेशन भी यहाँ पे ऐड की जाती हैं। तो फर्स्ट है इंग्वाइनल ब्यूबो, लोअर एब्डोमिनल पेन, जेनाइटल अल्सर, यूरेथ्रल डिस्चार्ज। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े सभी किट के जो जेनाइटल अल्सर है, एक होता है नॉन जेनाइटल अल्सर वाला, तो यहाँ पर आपको इनमें थोड़ा सा है जो केयरफुली मार्क करना है कि अब आपका आंसर क्या होगा। यदि हम बात करें ग्रे किट की, तो ग्रे किट का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए, यदि एनोरेक्टल डिस्चार्ज होता है उसके लिए, या फिर सर्वाइसाइटिस हो, या फिर पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग हो, या फिर कुछ ट्रीटमेंट चल रहा हो उसके लिए। तो ग्रे किट का इस्तेमाल यहाँ पे किसके लिए होगा, यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, ए होगा, ए का 4। अब ए का 4 यहाँ पे किस में दिख रहा है आपको, बी आ गया सीधा सा। रेड किट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो रेड कलर की किट का इस्तेमाल होता है हर्पीस के लिए। किसके लिए, हर्पीस के लिए। अब यहाँ आपका हर्पीज़, आपका जेनाइटल अल्सर और हर्पीज़ यही है, तो यहाँ पे आपका हो गया बी। फिर आपका आता है येलो किट। येलो किट किसके लिए होती है, यदि लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए LAP लैप भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, लैप वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है येलो किट में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी। फिर आता है इंग्वाइनल ब्यूबो, तो इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए ओनली ब्लैक कलर की किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो यहाँ पर एक कलर कोड किट का, यहाँ पे चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुरक्षा क्लिनिक के तहत लाई गई ये किट है, जिन किट का इस्तेमाल डायग्नोस करने के अलावा ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी किट में अलग अलग तरीके की मेडिकेशन होती हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए, ग्रीन किट के लिए या वाइट किट के लिए, तो जिसमें यदि
नॉन हर्पेटिक हैं तो फर्स्ट किट से हम शुरुआत करेंगे। यदि ग्रे किट की बात करें तो 3 ग्रे किट होती हैं, तीनों मेडिकेशन सेम होती हैं। बस यहाँ पर जैसे यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, एनोरेक्टल डिस्चार्ज है, सर्वाइसाइटिस है, पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग है तो उनके उसमें क्या यूज़ की जाएगी, ग्रे किट। यहाँ पे मेडिकेशन क्या रहती हैं, एंटीबायोटिक रहेंगी। फिर ग्रीन कलर है तो वेजाइनाइटिस है और वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर, तब यहाँ पर मेडिकेशन क्या इस्तेमाल की जाएंगी, ईस्ट को ट्रीट करने वाली एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। वाइट कलर है, जेनाइटल अल्सर है लेकिन नॉन हर्पेटिक है तो यहाँ पे पेनिसिलिन रहेगी। अब जिसको पेनिसिलिन से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की किट का इस्तेमाल किया जाएगा। रेड है तो यहाँ पे हर्पीज़ कन्फर्म्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर की किट इस्तेमाल होगी। और हर्पीज़ है तो एसाइक्लोविर एज अ ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्योंकि हर्पीज़ का कॉज क्या है, वायरस है, इसलिए। अब लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो इसको, लोअर एब्डोमिनल पेन की बहुत सारी हिस्ट्री हो सकती हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, जो यहाँ पर डिस्मेनोरिया हो सकता है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक दी जाएंगी। इंग्वाइनल ब्यूबो है तो यहाँ पे आपको मेडिकेशन है जो दी जाएंगी और सभी के लिए फॉलोअप भी किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर which is the first country who started the National Family Planning Program, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है। कौन सा देश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था। चाइना ने, यूएसए ने, रसिया ने कि इंडिया ने। तो सबसे पहला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला देश था हमारा भारत। कौन था, भारत, जिसमें सबसे पहले 1952 में ही नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो नावाडेज इंडिया की जनता चाइना से ज़्यादा है, लेकिन पहले एग्जाम में आता था कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो वो चाइना था। लेकिन अभी यदि पूछा जाए तो आपको भारत के लिए मार्क करना है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल के कर दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में। तो इसमें से आपको जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, एक पॉपुलेशन पॉलिसी आता है, आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ सकता है, पहला देश कौन सा है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वो इंडिया, और रीनेम क्या कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, तो रीनेम है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि 1977 में नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो एक सेल का किसी दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होना, परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फ्रेनाप्लासिया। ये आपने सभी जो टर्मिनोलॉजी है ऑन्कोलॉजी में पढ़ी हुई है। जो जब सेल्स में जो डिवीज़न होता है, सेल्स की साइज बढ़ेगी, नंबरिंग बढ़ेगी, वो है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना एक सेल का दूसरी सेल में, तो ये कहलाता है क्या, मेटाप्लासिया। क्या है, मेटाप्लासिया। प्लासिया का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पर क्या है, मेटाप्लासिया में एक प्रकार की कोशिका तो का दूसरी प्रकार की कोशिका में चेंज होना, परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, मेटाप्लासिया। क्या होगा, ये देखिए मेटाप्लासिया। नॉर्मल सेल्स इस तरीके से रहेगी। एट्रोफी मतलब सेल की साइज क्या है, श्रिंक हो रही है। क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है और छोटी हो रही है। तो जैसे यहाँ पर कहा एनाप्लासिया, तो यहाँ पर सेल साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है नॉर्मल से। फिर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल की साइज का बढ़ना। क्या है, सेल की साइज का बढ़ना। और यहाँ पर हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या है, साइज बढ़ेगी सेल की। प्लासिया का मतलब क्या है, सेल की नंबरिंग 2, 2 से 4, 4 से 8 होगी, जो कि मेटास्टेसिस ट्यूमर में होती है। मेटाप्लासिया में क्या होगा, वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल टाइप है जो दूसरी सेल में क्या होगी, कन्वर्जन होगा। और डिस्प्लासिया का मतलब है कि अनअरेंज तरीके से ग्रोथ होना सेल्स का। और ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं किसमें, मेटास्टैटिक ट्यूमर में और कैंसर में। बात
करें दैट मीन्स सेल क्या है, श्रिंक हो रही है, सेल की साइज कम हो रही, घट रही है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज बढ़ रही, इंक्रीज द सेल साइज। हाइपरप्लासिया का मतलब है नंबरिंग बढ़ रही, इंक्रीज सेल नंबर। मेटाप्लासिया का मतलब है कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल का दूसरी सेल में कन्वर्जन होना कहलाता है मेटाप्लासिया। और डिस्प्लासिया का मतलब है एक सेल का बहुत ही डिसऑर्डर तरीके से, गलत तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ करना, तो क्या है, डिस्प्लासिया। नेक्स्ट वन, 16-year-old preemie gravid patient admitted with severe pregnancy-induced hypertension, giving intravenous magnesium sulfate. Nurse obtained which of the following information? एक क्वेश्चन की MgSO4 देने के बाद है, जो क्या चीज़ आप चेक करेंगे या फिर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको एग्जाम में भी आया है, मेंस नॉरसेट में, प्री में भी आया था, मेंस में भी आया है। क्वेश्चन है, गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के साथ भर्ती 16 वर्षीय प्रीमी ग्रेविड रोगी को अंतःशिरा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? तो MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट का ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले BP के लिए। तो यहाँ पे बात की जा रही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो अब इसको ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। यदि ओवरडोज होता है तो अब कैल्शियम ग्लूकानेट दे देंगे इस एंटीडोट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अब क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर या फिर ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। क्या चीज़ आप चेक करेंगे? ओल्ड प्रीमी ग्रेविड पेशेंट में जो कि एडमिट है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है उसको तब। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिम्टम को यहाँ पर सीवियर साइड इफेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर आपको चेक करना है, क्यों? इसके कारण MgSO4 के कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक घंटे में क्या है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी होगी। सीवियर साइड इफेक्ट पूछे मैग्नीशियम सल्फेट के MgSO4 के, तो वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए आपको बार बार हर एक घंटे में रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। नेक्स्ट वन, 28-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism caused this acute breast problem? 28 वर्षीय स्तनपान कराने वाली महिला को तीव्र बुखार, स्तन दर्द, सूजन की समस्या हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस तीव्र स्तन समस्या का कारण है? ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। पहली चीज़ जो बेस्ड ऑन द साइन हम बात करें कि ये है क्या, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, फीवर है। तो ये सब जो फीवर आ जाए मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो अब यहाँ पर ब्रेस्ट में तो ये क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। ब्रेस्ट में होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। इस मास्टाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन क्या है, सॉरी कॉज क्या है, वो स्टेफाइलोकोकस। क्या है, स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो मास्टाइटिस है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होना ब्रेस्ट में, तो यहाँ पर इसके जो साइन बताए गए हैं कि फीवर है, ब्रेस्ट पेन है, स्वेलिंग भी है, तो किसके, सभी मास्टाइटिस के साइन हैं। और ये होता किससे, मोस्ट ऑफ दी स्टेफाइलोकोकस से। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्ताल्पता किसका परिणाम है? प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है उसका रीज़न क्या है? डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इन द प्रेगनेंसी या इंक्रीज डिमांड ऑफ द फीटस। तो यदि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है तो ये होता है ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर। अब यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग कैटेगरी है एनीमिया की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। माइल्ड में है 9 to 10.9 ग्राम पर DL, मतलब माइल्ड एनीमिया हुआ है। मॉडरेट में 7.8 to 9, सीवियर में लेस देन 7 ग्राम पर DL और वेरी सीवियर में लेस देन 4 ग्राम पर DL।
सीवियर और वेरी सीवियर केसेस में सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सभी क्या है, 4 क्लासिफिकेशन WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया के लिए, कि कौन सी कैटेगरी में, यदि कितना कम हीमोग्लोबिन है आपका तो आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ अ प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? पॉलीयूरिया, वेट गेन, वॉमिटिंग या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा यहाँ पर? यदि किसी को क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, तो इसके प्राइमरी फीचर्स क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी फीचर्स में आपका हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो आपके क्या हो सकते हैं, जो रेगुलरली आने चाहिए 28 दिन में, या किसी की 30, किसी की 35 में, उसकी जगह पे कैसे आएंगे, रेगुलर आएंगे। या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बार बार ब्लीडिंग होगी, महीने में 2 बार तक ब्लीडिंग होगी। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी फीचर हैं किसके, सर्वाइकल कैंसर के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन, आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वायबल फॉर। तो ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन की प्रोसेस में एग रिलीज होता है, तो ओवम कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? 1 to 6 आवर, 12 to 18 आवर, 24 to 36 आवर और 48 to 72 आवर तक। तो यहाँ पर ओवम की बात की जा रही है, तो ओवम रहता है 12 से 24 घंटों तक। कितना? 12 से 24 घंटे तक है जो वायबल रहेगा। ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओवरी एक एग है जो रिलीज कर देगी। तो यहाँ पर जो ओवम है, ओवम वायबल रहेगा कितना, 12 से 18 घंटों तक। एज एन ऑप्शन की बात करें तो कितना होगा, 12 to 18 आवर्स तक। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पेरिटोनियम लेयर, जो कि कवरिंग लेयर है एब्डोमेन की। तो यहाँ पर पेरिटोनाइटिस में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो क्या इसका रीज़न होगा? इकोलाई, एच पाइलोरी मतलब कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या फिर ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सिफिलिस के लिए तो है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। एच पाइलोरी है पेप्टिक अल्सर के लिए। अब बचता है क्या आपका, इकोलाई। क्या है? इकोलाई, जो कि यूटीआई में पेरिटोनाइटिस के लिए सबसे कॉमन कंसीडर किया जाता है कि इसके थ्रू है जो ये प्रॉब्लम होंगी, यूटीआई। एंड यदि एब्डोमेन ऑर्गनल में या फिर पेरिटोनाइटिस का जो रीजन पूछते हैं, पेरिटोनाइटिस से पूरी कवरिंग हो गई, लेकिन इस कवरिंग में यदि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो ये कहलाएगी पेरिटोनाइटिस। तो इसका रीज़न क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो होगा इकोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन इज। महिलाओं के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक कौन सी है? माला डी, माला एन, लेवोनोजेस्ट्रोल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो वुमेन के लिए, वो कौन सी है? होगी यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रोल, जो आइकेन आईपल मार्केट में अवेलेबल होती है वही। इसमें क्या है, लेवोनोजेस्ट्रोल रहेगा, जिसको विदिन 72 घंटों के अंदर, यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हुआ है, बच्चा नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेवोनोजेस्ट्रोल जो कि विदिन 72 घंटों के यूज़ कर ली जाती है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर इज। यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आप देंगे? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी? पहली चीज़, जो माँ नर्सिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो उनको क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अवॉइड किया जाता है। लेकिन यदि देना भी है तो क्या देंगे? मिनी पिल, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी होगी प्रोजेस्टेरॉन की, जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है और जो बेबी फीड करेगा उसके लिए क्या करेगी, टारगेट नहीं करेगी, जो कि 99% तक इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन या फिर मिनी पिल है, जो माएँ जो बच्चे को फीड कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर है, नर्सिंग मदर हैं, वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकती हार्मोनल? तो वो होगी यहाँ पर मिनी पिल्स, जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स।
नेक्स्ट है यहाँ पर सहेली। सहेली वंस अ वीक पिल है, मतलब और में फ्लॉक्सिफेन है जो इसके लिए सेंट्रोक्रोमेन नाम से भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सहेली है, क्या है, सहेली है, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है। वंस अ वीक पिल के नाम से भी ये जानी जाती है, सहेली और सेंट्रोक्रोमेन। नेक्स्ट वन, सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। सेफ पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेफ पीरियड का मतलब है कि जो 5 दिन पहले के और 5 दिन बाद के पीरियड्स के बाद सेफ कंसीडर किए जाते हैं वो, मतलब इस टाइम पर बिना किसी अनप्रोटेक्टेड मेथड अपना के, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपना के सेक्स करना, तो क्या सेफ पीरियड है और ऐसे बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेफ पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे? ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन या फिर लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज। पहली चीज़, जब तक एग ही रिलीज नहीं होगा तो बच्चा कैसे का आप कंसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये डिपेंड करता है किस पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मान लीजिए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, किसी की 28 दिन की है, तो 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा, तो यहाँ पर एग रिलीज होगा। तो अब सेफ पीरियड डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, 35 दिन की है कि 28 दिन की है। नेक्स्ट वन, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यदि एक नर्स है जो कैथेटराइज करती है ब्लैडर को, प्रेगनेंसी, लेडी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर कैथेटराइजेशन के लिए सभी चीज़ें आपको सही पता है फीमेल यूरेथ्रा को लेके, किसी एक को छोड़कर। इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, सॉरी इंचेस इन लेंथ, सेंटीमीटर में 5 तक जाता है, 5 से ज़्यादा, और मेल का होता है 20 तक। इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है कि जो फीमेल का यूरेथ्रा है एज़ कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा के बहुत ईजी है कैथेटराइजेशन करना। तो यहाँ पर लेंथ सही बताई गई है, लेकिन ये कहाँ पे रहेगा? फीमेल यूरेथ्रा इज लोकेटेड विद इन द वेजाइनल बॉल। जो फीमेल यूरेथ्रा है वेजाइनल बॉल के अंदर साइड को रहेगा, और जो ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग है, वो लेबिया में होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेज इज नोन एज। आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे भाग के दौरान गंभीर रक्तस्राव के साथ सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर एब्रप्ट प्लेसेंटा। नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है, समय के पहले डिटैच होना स्टार्ट हो जाए सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में विथ सीवियर ब्लीडिंग के, तो ये कहलाएगा आपका एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स का जो मुंह है उतना क्लोज नहीं रहेगा वीकनेस के कारण या कुछ अदर रीजन के कारण, ताकि प्रेगनेंसी में म्यूकस प्लग बन के बेबी अंदर ही सुरक्षित रहे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बेबी का इम्प्लांटेशन है वो अदर देन यूट्रस में हो जाएगा, मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया जो सर्वाइकल ओस के यहाँ की जो म्यूकस बनेगा सेंट्रल पार्ट से प्लेसेंटा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज ड्राइनेस ऑफ आइस इज नोन एज। आँखों का सूखापन किस नाम से जाना जाता है? पैटेलिज्म, हैलिटोसिस, ज़ेरोप्थेल्मिया, फिर ज़ेरोस्टोमिया। तो यहाँ पर ज़ेरोस्टोमिया, ज़ेरोप्थेल्मिया, हैलिटोसिस 3 एग्जाम में आते हैं। तो ज़ेरोप्थेल्मिया क्या? ड्राइनेस ऑफ आइस, जो कि होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा ज़ेरोप्थेल्मिया, और इसमें आँखें क्या रहेंगी? ड्राई रहेंगी। हैलिटोसिस का मतलब है बैड ब्रीदिंग, जो सांस आप छोड़ेंगे तो दूसरे को स्मेल देगी, तो क्या है? हैलिटोसिस। है कि भारत में सबसे ज़्यादा अंधेपन का फर्स्ट रीज़न क्या है? तो है कंजक्टिवाइटिस, मोतियाबिंद।
दूसरा रीज़न कहें तो वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर। अंधे होने का जो मेन रीज़न है भारत में वो क्या है? पहला रीज़न तो है यहाँ पर कि जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है? कंजक्टिवाइटिस और मोतियाबिंद। दूसरा रीज़न की बात करें तो वो रिफ्रैक्टिव एरर्स। नेक्स्ट है जो ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी के कारण। प्रथम दो निचले क्रंदक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं? 2 to 3 मंथ, 6 to 8 मंथ, 10 to 12 मंथ या फिर बिटवीन 1 to 2 ईयर। तो यूजुअली इरप्शन है दांतों का जो इरप्ट होना है फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर। तो इनका जो इरप्शन है इसको प्राइमरी और दूध के दांत कहते हैं आप। ये निकलते हैं 6 से 8 महीने की उम्र में। कब? 6 से 8 महीने की उम्र है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है बनता है आपका फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ, तो जनरली 6 मंथ के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो भी बच्चे बॉटल फीड बेबीज होते हैं उनमें एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग वालों के डिले डेंटिशियन मतलब डिले दांतों का आना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा, परमानेंट दांत कब आना स्टार्ट होते हैं? तो जो एक्चुअल हम बात करें तो आफ्टर 6 ईयर के बाद बच्चों के जो दूध के दांत हैं प्राइमरी टीथ है ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो टीथ गिरते हैं बच्चों के वो होते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर। अपर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले गिरना स्टार्ट होते हैं और परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं 6 ईयर के बाद। वो कंप्लीट प्राइमरी टीथ का इरप्शन हो जाता है 2 साल की उम्र तक। अभी डिपेंड करता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जनरली जो 2 साल की उम्र तक 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चों के पूरे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं और 6 साल के बाद बच्चों के प्राइमरी टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर परमानेंट टीथ इरप्शन स्टार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है पहला फीटल मूवमेंट। क्या है? पहला फीटल मूवमेंट। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन शीघ्र कब महसूस होता है? 12 वीक्स, 14 वीक्स, 16 वीक्स या फिर 18 वीक्स। तो क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। प्रेगनेंसी में जो माँ को अपने भ्रूण की पहली हलचल फील होती है वो कब होती है? वो होती है जनरली 16 वीक में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 वीक में उन फीमेल्स में जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हो। लेकिन जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है किसके लिए? जो पहली बार प्रेग्नेंट है। अब ऑप्शन में आपको 12, 14, 16, 18 आपको लगता है कि 16 पे मार्क करें कि 18 पर करें? तो आप बिल्कुल, यदि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अर्लीस्ट टाइम है तो अर्लीस्ट है, लेकिन ये नहीं कहा मल्टी पैरा है कि प्रीमी पैरा है। तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे 18 वीक को। किसको? 18 वीक को। मल्टी पैरा में 16 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनमें 20 वीक में फील होती है। किसमें? 20 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 वीक्स में। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में 16 और 18 दोनों चीजें हैं तो आपको 16, 18, 20 मान लीजिए 16, 18, 20 है तो आपको मार्क करना है 20 को। लेकिन 20 की जगह 80 है तो आप 80 को मार्क कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में फिर चाहे वो प्रीमी हो मल्टी हो सब में फील होने लगेगा। यदि नहीं होता है फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का इंडिकेटर है? ऑप्शन में है CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm3², CD4 कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 800 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 400 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि CD4 काउंट सेल्स है जो कितना 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना। एड्स का इंडिकेटर पूछा है। किसका? एड्स का इंडिकेटर क्या होगा? कितनी सेल्स घटेंगी कि एड्स कंसीडर किया जाएगा? तो वो भी CD4 टी सेल्स काउंट कितना 200 से भी कम हो जाना, कितना 200 सेल्स से भी कम हो जाना।
एड्स में आपको HIV एड्स की ड्रग पूछी जाती है जिडोविडिन एंड निवेरापाइन, जिडोविडिन निवेरापाइन। दूसरा यहाँ पे आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है एड्स के लिए। तीसरा सेल्स पूछे कि कौन सी घटेंगी तो CD4 सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाएगा, 200 पर क्यूबी मिलीमीटर से भी कम हो जाना। कौन सा? CD4 T सेल काउंट। अब यहाँ पर एड्स वाले व्यक्ति में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, ये भी आता है। जिस बच्चे को यदि एड्स है तो उसमें BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ऐड नहीं किए गए बट मैंने आपको बताया, याद रखें। एक तो ये आएगा कि यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है लेकिन उसको एड्स है तो वो क्या करे? निवेरापाइन ART ड्रग के साथ फीड करा सकती है। एड्स की ड्रग क्या है? जिडोविडिन है। सेल्स कौन सी कम होगी तो होगी CD4 T सेल काउंट 200 से भी कम चली जाएगी। कंफर्मेटरी टेस्ट तो वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज, मनुष्य के भौतिक सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाने जाते हैं? सोशल साइंस के, एंथ्रोपोलॉजी, एक्यूलरेशन या फिर सोशियोलॉजी, किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा किससे? एंथ्रोपोलॉजी। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से। सोशल साइंस तो सोसाइटी की स्टडी में जाएगा। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल और कल्चरल, फिजिकल सोशल कल्चरल किसी पर्सन की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट। तो कौन सा हार्मोन जरूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए? FSH, प्रोलैक्टिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो होगा यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। यदि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन पूछते हैं तो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और इजेक्शन, जिसको आप लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको डेवलप करने के लिए, मैच्योर करने के लिए हार्मोन जरूरी होगा। नेक्स्ट वन इज, What do you mean by complete cervical dilatation during labor? प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव किसको कहते हैं? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर, इसके लिए आप कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन में कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द लेबर। तो ये लेबर की जो स्टेज होती है 4 होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहली स्टेज में होता है सर्विक्स का डायलिटेशन। क्या है? पहली स्टेज में होगा सर्विक्स का डायलिटेशन, जो कि 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। कितना? 0 to 10 सेंटीमीटर तक, जिसको कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर C। अब दूसरी स्टेज आती है, सर्विक्स डायलेट होने से लेके कंप्लीट होगी बेबी के फीटस के एक्सपल्सन तक। एग्जाम में पूछा जाता है, ये अभी NHM में भी आए थे क्वेश्चन, सर्विक्स डायलेट होने के और फीटल एक्सपल्सन की स्टेज, तो वो सेकेंड। फिर फीटल एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन की स्टेज कहलाती है तीसरी स्टेज, और ये स्टेज क्या कहलाती है? प्लेसेंटल एक्सपल्सन। फोर्थ कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसमें प्लेसेंटा बाहर आ गया, उसके बाद जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो वाली स्टेज। तो क्या है? टोटल 4 स्टेज होती है, चारों में ड्यूरेशन अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट इज, विच वन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 year old चिल्ड्रन। बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल से कम है। 5 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए क्या है?
5 वर्ष से छोटे बच्चे में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? कौन सी है सबसे उपयुक्त जगह? 5 साल से कम उम्र बच्चे की डेल्टॉइड साइट, वास्टस लैटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट या फिर डोर्सोग्लूटियल साइट। कहाँ पे लगा सकते हैं आप इंजेक्शन? तो ये लगाएंगे आप वास्टस लैटरलिस में। 5 साल से ऊपर कहते तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं आप? इंट्रावास्कुलर, जो एज एन एडल्ट में लगता है उस तरीके से वेंट्रोग्लूटियल। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जा रही है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आप लगाएंगे वास्टस लेटरलिस। कहाँ पर? वास्टस लेटरलिस साइट में, जो कि कहलाता है जांघ के बाहरी भाग वाली मसल्स में, क्योंकि इस एरिया में यदि बच्चे की उम्र कम है तो वहां पे मसल्स ज्यादा रहेंगी तो नर्व इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया? ये ड्रग अभी नॉर्सेट एग्जाम में आई है, मुझे कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया था, या तो इसकी टॉक्सिसिटी पूछी गई है, इसके साइड इफेक्ट पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आया था एक्लेम्सिया वाली ड्रग से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया? एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है? डायजेपम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर लेविटोल? तो लेविटोल और जो एप्सलिन है ये सभी क्या है? स्पेशली लेविटोल ये क्या है? नॉर्मली जो बीपी बढ़ा हुआ होता है, हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। क्या है? हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। और जो एप्सिलॉन है ये जनरली सीजर या फिर कार्डियक अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इमरजेंसी मेडिकेशन है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या है? MgSO4। क्या है? MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। इनकेस इसका ओवरडोज हो जाए तो इसका साइड इफेक्ट आपको एग्जाम में पूछा गया था, यदि ओवरडोज होता है मैग्नीशियम सल्फेट का तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया है क्या? प्री एक्लेम्सिया के आगे की स्टेज कहलाती है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आएंगे, कन्वर्जन नहीं आएंगे, लेकिन एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आएंगे। होगा क्या? प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज्यादा हाई बीपी होगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, स्वेलिंग होगी। ये क्या है? क्लासिकल साइन एक्लेम्सिया के और प्री एक्लेम्सिया के। लेकिन एक चीज डिफ्रेंशिएट करेगी एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से कि एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी कंडीशन है। यदि प्रेगनेंसी में एक बार एक्लेम्प्टिक फिट्स आ गए, प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वुमेन एक्लेम्प्टिक में चली गई तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप फिट्स मैनेज करेंगे कि बीपी को लो करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जब बीपी हाई होता है तो ब्लीडिंग पीपीएच भी साथ में होगा, तो इस तरीके से कभी कभी मॉर्टेलिटी रेट का जो रीजन बनता है वो ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज, इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? अफ्रीका रीजन, अमेरिकन रीजन, यूरोपियन रीजन या फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन? तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन है जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला, कि इंडिया कौन से उसमें आता है? इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया में। किसमें? साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। तो G20 समिट हुआ था, उससे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अभी एक तो थीम पूछी गई थी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर कौन सा जो मे बी नॉर्सेट में आपको पक्षी पूछा गया था, इंडिया का नेशनल ट्री पूछा गया था। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? विक्रम ने जो लैंडर है वो अलग कब हुआ था? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आए हुए थे। अब यहाँ पर जो कंट्री है तो कंट्रीज के नाम भी आपको पूछ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टोटल 11 देश हैं। ब्रूनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी क्या है?
ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री देश हैं। आपको एग्जाम में कंट्री देश हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली इंडिया किस रीजन में आता है? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में WHO का ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। यहाँ से इतना ही आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of operation theatre? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए? सिडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सेवलॉन या फिर फॉर्मेलिन? किसका यूज करेंगे आप यदि ब्लड स्पिल्ड हो गया है फ्लोर पर ओटी के हॉस्पिटल के कहीं के भी, तो आप किससे क्लीन करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय, यदि आपको एंडोस्कोपी या कोई भी स्कोपी क्लीन करने का पूछे तो कहना 2% ग्लूट्राल्डिहाइड। कितना? 2% ग्लूट्राल्डिहाइड। यदि फ्लोर पर ब्लड गिर जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। यदि स्पुटम गिर गया है तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? स्पुटम गिरा हुआ है, थूक किसी ने थूका है तो ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड? बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभिश्रा के बंद होने से क्या बनता है? आफ्टर बेबी बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल वेन है, जो उस टाइम पर रही है, यूट्रस में रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती रही, 2 आर्टरीज 1 वेन रही है। एग्जाम में NHM MP में आया है अभी रिसेंट में। 2 आर्टरी 1 वेन रही है। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। लेकिन जब वेन आफ्टर बर्थ के बाद क्लोज होगी तो क्या बनेगी? लिगामेंटम वीनोसम, वेसिकल आर्टरीज, लिगामेंटम टेरेस या फिर फोसा ओवलिस? कौन सा पार्ट बनाएगी? तो ये बनेगा लिगामेंटम टेरेस। क्या है? लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC? तो रेड ब्लड कार्पसेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन का? कितने दिनों का रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन रहेगा, ड्यूरेशन होगा? तो वो था 120 दिन का। कितना? 120 डेज और 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द मेजर सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स? तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और सर्विक्स को सपोर्ट देगा, वो भी बड़े तौर पर? राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट या फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट? कौन से लिगामेंट सपोर्ट करेंगे यूट्रस और सर्विक्स को? तो ये कहलाते हैं कार्डिनल लिगामेंट। कौन से? कार्डिनल लिगामेंट और लेटरल ट्रांसवर्स सर्वाइकल मैकनॉट लिगामेंट। ये नाम आप याद रखें, मैकनॉट लिगामेंट, जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड हाउस यूटेराइन आर्टरी एंड यूटेराइन वेन्स के यहाँ पे रहेंगे। ये लिगामेंट जनरली साइड से सर्विक्स और लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना को सपोर्ट करने का काम करेंगे। कौन से? कार्डिनल लिगामेंट। ये रहे यहाँ पर, जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लिगामेंट। तो इन्हीं लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? मैकेंडोट लिगामेंट। ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी, तो सबसे कॉमन और प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद हो सकता है। कौन सा होगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यूरिनरी रिटेंशन या फिर एटेलेक्टेसिस? कौन सा है जो मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन होगा एब्डोमिनल सर्जरी के बाद? तो कोई भी यदि एब्डोमिनल सर्जरी होती है, कॉमन तो है ही, साथ में इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं यदि प्रॉपर केयर दी गई तो। वो होगा यहाँ पर क्या? लंग्स का सिकुड़ना। क्या होगा? लंग्स का सिकुड़ना और कोलैप्स ऑफ द लंग्स। अब लंग्स का एक पार्ट कोलैप्स हो सकता है, एंटायर लंग्स हो सकते हैं, या पूरा राइट लंग्स कोलैप्स हो सकता है, लेफ्ट लंग के जो लोब है वो कोलैप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर लंग्स का कोलैप्स होना है जो कॉमन कंडीशन और कॉमन क्या है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो वेन है उनमें इन्फेक्शन के साथ साथ थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना वो कंडीशन है।
यूरिनरी रिटेंशन एब्डोमिनल सर्जरी के पार्ट में नहीं आएगी, किडनी से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होगी। कुछ बर्न वाले पेशेंट होंगे जिसमें फ्लूइड का लॉस हो सकता है, उसमें आएंगे दोनों ऑप्शन। लेकिन एब्डोमिनल सर्जरी के बाद एटेलेक्टेसिस की कंडीशन है जो हो सकती है, जिसमें या तो एंटायर लंग्स या फिर हाफ लंग्स या एक लोब या फिर कुछ एरिया है जो कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहेगी? 16 पर मिनट, 20 पर मिनट, 35 पर मिनट या फिर 22 पर मिनट। तो जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी में यदि बात करें हम किसकी, पल्स रेट की, पल्स की तो 140 to 160 तक होती है। लेकिन यदि न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो होती है 35 पर मिनट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेस्पिरेटरी रेट भी क्या रहती है, घटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पल्स रेट भी घटती जाती है। ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है। जन्म से लेकर 6 हफ्तों तक बच्चों को आप चेस्ट पे हाथ रखिए, कितना फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, वो जब आप काउंट करेंगे 35 से ज्यादा ही होगा। यदि आप थोड़े बड़े बच्चों में देखें तो 20 to 30 जा सकता है, मतलब टोडलर एज हो गई जो 1 से 3 साल के। यंग चिल्ड्रन है तो 20 से 25, और 15 साल से ज्यादा है तो एज पर नॉर्मल एडल्ट की तरह ही उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, रहेगी। तो यहाँ पर यदि रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें तो आपको हमेशा माइंड में रखना है अबव 35 to 60 तक न्यूबॉर्न बेबी में ही रहेगी। पल्स रेट की बात करें हम तो 140 to 160 तक नॉर्मल रहेगी। Next one is, what should the nurse do first when a male client is having a tonic-clonic seizures? तो यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? Restrain the client's leg and arms, elevate the head of bed, place a tongue blade in the client mouth, take measures to prevent injury. अब यदि आपको एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके पास एक ऑप्शन है एयर भी मेंटेन करना, दूसरा है सर्कुलेशन और तीसरा है किसी भी तरीके से फॉल डाउन होने से बचाना, तो अब आप किसको मार्क करेंगे? तो यहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ओनली टॉनिक क्लोनिक सीजर्स को छोड़कर यदि बर्न पेशेंट की बात की जाए तो बर्न पेशेंट में आप हमेशा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को महत्व देंगे। यदि किसी शॉक का मरीज हो या फिर कोई अदर इंजरी वाला मरीज हो कोई अदर, तो एयरवे देन सर्कुलेशन क्या है, फर्स्ट एयरवे देन आफ्टर द सर्कुलेशन। यदि सीजर्स का फिट्स का कन्वर्जन का हो तो यहाँ पे आप सांसें बाद में उसकी चेक कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जब उसको सीजर्स आ रहे हैं उस दौरान वो कुछ अपने आप को और चोट ना लग जाए, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। ये एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंजरी से प्रिवेंट करें। ना तो अब इंजरी उसको बांध के प्रिवेंट की जा सकती है, ना हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके, टंग ब्लेड मुंह में डाल के, क्योंकि ड्यूरिंग द सीजर्स कभी कभी टीथ से टंग है जो बाइट भी हो जाती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है मुंह से। बट इन केस यदि ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, यदि किसी को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, आपको उसके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसको सेफ फील कराना है। फील कराने का मतलब जो भी चीज़ें आसपास रखी हुई हैं उनको दूर करना है। आफ्टर दैट वो खुद से जब रिलैक्स मोड में जाएगा तो वो ठीक होगा। उस दौरान उसको कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो यदि वही मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में टॉनिक क्लोनिक सीजर्स की बात की जाए या सीजर्स की या कन्वल्जन्स की या फिट्स की, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंजरी से प्रिवेंट करना होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ दीज क्लाइंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फॉल्स? तो गिरने के लिए सबसे ज्यादा रिस्की किस उम्र के क्लाइंट होंगे? A 77-year-old female client in a client room that has low glare floors. An 87-year-old female client in a client room that has low glare floor. 27-year-old sedated male client. 37-year-old male client with impaired renal perfusion. सबसे ज्यादा गिरने का रिस्क किस उम्र के मरीज में होगा? 77 साल का ओल्ड क्लाइंट है, लो ग्लेयर फ्लोर्स है, उसमें चांस कम होंगे। 87 वाली फीमेल क्लाइंट में भी कम होंगे।
लेकिन जो सेडेटेड है, सेडेटेड का मतलब मेडिकेशन दिए गए, सेडेटिव्स दिए गए हैं, तो उसके गिरने के चांस ज्यादा होंगे कंपेयर टू 37 ईयर, 87 और 77 ईयर वाले के। सेडेशन के कारण उसको, उसका मूड तो ऑलरेडी क्या रहेगा, दूसरे ही उसमें रहेगा, तो उस दौरान उसके गिरने के रिस्क ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 27 ईयर ओल्ड सेडेटेड मेल क्लाइंट। नेक्स्ट इज बीटा 2 ट्रांसफेरेन इज ए स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो बीटा 2 ट्रांसफेरेन टेस्ट है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एलर्जिक रेनाइटिस, ल्यूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF राइनोरिया, किसके लिए होगा बीटा 2 ट्रांसफेरेन टेस्ट। तो बीटा 2 ट्रांसफेरेन टेस्ट किया जाएगा CSF राइनोरिया के लिए। CSF राइनोरिया का मतलब कि ऐसी कंडीशन जहां पर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या हो, नोज के थ्रू लीक होके साइनस के थ्रू क्या हो, बाहर आए। उस केस में पता करना है कि ये नाक से पानी ही आ रहा है कि इंटरनल कुछ रीजन से CSF लीक तो नहीं हो रहा है। तो जो टेस्ट किया जाएगा वो स्पेसिफिक टेस्ट किसके लिए होगा, CSF राइनोरिया के लिए। CSF राइनोरिया और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया, राइनोरिया का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ लीक होना। अब यहाँ पर नोज और साइनस के थ्रू यदि जो रनी नोज हो रही है, वाटरी रनी नोज हो रही है, कुछ केसेस में CSF भी हो सकता है, या तो कुछ इंजरी वगैरह हुई है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो इंटरनल इंजरी के कारण CSF भी बाहर है जो रिस्की आ सकता है। तो उसको पता करने के लिए बीटा 2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन, Which of the following is the antidote for magnesium toxicity MgSO4? यदि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है तो उसके एंटीडोट के लिए क्या दिया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकानेट, नेलोक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। कुछ ना कुछ एंटीडोट तो पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन यदि एंटीडोट की बात करें हो सकता है आपको इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन में ना रहे, घुमा घुमा के दिया जाए। तो वो होगा यहाँ पर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए कैल्शियम ग्लूकानेट। अभी देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई, आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं कि कुछ ड्रग सब्सटेंस और उनके एंटीडोट। यदि ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए या बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो किसके थ्रू उसको रिट्रीट किया जा सकता है। यदि एसिटामिनोफेन या फिर किसी को पैरासिटामोल ओवरडोज हो जाए तब दिया जाता है एसिटाइलसिस्टीन। क्या, एसिटाइलसिस्टीन। एंटीकोलिनार्जिक हो जाए तब दिया जाता है फॉस्टिग्माइन। बेंजोडाइज़ेपाइन के लिए फ्लूमेजेनिल। यदि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी क्या दिया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाएगा। यदि किसी को साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो मिथिलीन ब्लू है जो दिया जाएगा। डिगॉक्सिन है तो डिगॉक्सिन इम्यून फेब, एग्जाम में डिगॉक्सिन का तो बहुत आता है, टॉक्सिसिटी आती है, किसको नहीं देना है वो आता है। हेपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है हमारी बॉडी में, और यदि इसकी टॉक्सिसिटी हो प्रोटामाइन सल्फेट दिया जाएगा। आयरन ओवरडोज हो जाए तो डिफ्रॉक्सामाइन दिया जाएगा। इंसुलिन के लिए ग्लूकागॉन क्योंकि इसके अपोजिट वर्क करेगा। ओपियोइड्स के लिए नेलोक्सोन दिया जाएगा। वारफरिन के लिए विटामिन के। तो बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं और ड्रग्स के नेम हैं जिसके कारण यदि ओवरडोज होता है तो रिट्रीट कैसे किया जाएगा इन एंटीडोट के थ्रू। इसके आपको नाम ही याद करना पड़ेंगे, इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है। नेक्स्ट वन, स्पेल्डिंग साइंस। स्पेल्डिंग साइन किसमें देखने को मिलता है, स्पाइना बाइफिडा, अबॉर्शन, IUD या फिर बेबी विथ कार्डियोसेंथेसिस। एक क्वेश्चन ESIC UPSC में अभी पूछा गया था जो पेपर हुआ था जुलाई में। स्पेल्डिंग साइन होता है और एक होता है रॉप्सिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन देखने को मिलता है जब यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाए। यूट्रस में बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो ओवरलैपिंग होगी, फीटल स्कल की जो बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ओवरलैप होंगी, तो वो कहलाता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है, स्पेल्डिंग साइन। एग्जाम में आता है यदि क्रेनियल बोन्स और जो सूचर्स है गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाए, फीटस की डेथ हो जाए,
तो यहाँ पर जो बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। फीटल डिवाइस के कारण होता है, किसके कारण, फीटल डिवाइस के कारण। और ये जनरली 7 दिनों के अंदर है जो देखने को मिलेगी ये कंडीशन, किसके अंदर, 7 दिनों के अंदर। दूसरा होता है रॉबर्ट साइन, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये तो हो गया कौन सा, स्पेल्डिंग साइन, जिसमें क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बॉन्स और स्कल फीटल बॉन्स क्या हुई, ओवरलैप होती हैं। और ये जनरली फीटल डेथ के आफ्टर विदिन 1 वीक के अंदर देखने को मिलेगा। एक होता है यहाँ पर रॉबर्ट साइन, क्या है, रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन में देखने को क्या मिलेगा, गैसियस टाइप की गैस शैडो देखने को मिलेगी। क्या होगा यहाँ पे, गैस शैडो देखने को मिलेगी हार्ट के, यहाँ पर विद इन द हार्ट, जो फीटल हार्ट है यहाँ पर गैस शैडो है जो देखने को मिलेगी, तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। दोनों साइन याद रखें। इंट्रायूट्राइन डेथ में यदि फीटस की गर्भ में डेथ हो जाए, फीटल डिमाइस हो जाए, उसके कारण यदि बच्चे की जो फीटल स्कल की बोन है वो ओवरलैप होती है, तो वो कहलाता है स्पाल्डिंग साइन। रॉबर्ट साइन का मतलब होता है कि जो पल्स रेट चेक करते हैं आप बच्चे की फीटल फीटोस्कोप के थ्रू, तो वहां पर जब स्कैनिंग की जाएगी तो उस दौरान गैस टाइप के बबल्स दिखेंगे, तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। नेक्स्ट वन इज alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection. This alcohol is made by, तो यदि क्लिनिकल सेटिंग में अल्कोहल का यूज किया जा रहा है तो वो कौन सा अल्कोहल होगा, इथाइल, मिथाइल, इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल, कौन सा अल्कोहल यूज किया जाएगा। जो आप स्किन पर अपने हाथों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक क्लिनिकल सेटिंग का हिस्सा होगा। और वो डिसइंफेक्शन के लिए जो अल्कोहल यूज किया जाएगा वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, नाम याद रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म इज, स्पर्म की एडिक्वेसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। स्पर्म एडिक्वेसी मतलब कि सीमेन में जो जितनी काउंटिंग होनी चाहिए, एक नॉर्मल काउंटिंग, उतना स्पर्म सीमेन में उतने स्पर्म है या नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, कौन से टेस्ट के थ्रू पता चलेगा, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट, मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। हो सकता सीमेन 5 ml हो, इजैकुलेट हो 1 टाइम में, लेकिन उसमें स्पर्म हो ही ना। स्पर्म हो यदि, काउंटिंग ठीक है, तो स्पर्म क्या हो, मोटाइल ना हो, तो ये सब चीजें इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जो कॉमनली टेस्ट किया जाएगा एडिकेसी ऑफ स्पर्म के लिए वो होता है स्पर्म मोटिलिटी। क्या होगी, स्पर्म मोटिलिटी। अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन में एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। यदि इससे कम होते हैं तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, 15 जो मिलियन पर ml में स्पर्म कम होते हैं तो ये कहलाता है ओलिगोस्पर्मिया। यदि 0 स्पर्म काउंट है, मतलब ना के बराबर है, तो इज़ोस्पर्मिया। सीमेन में 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म से कम है तो ओलिगो मतलब कमी है, और ये नहीं है तो एजोस्पर्मिया कंडीशन कहलाएगी। अब स्पर्म का प्रोडक्शन, इजैकुलेशन कैसे होगा, तो स्पर्म डेवलप होते हैं कहाँ पर, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में, जो टेस्टिकल्स की सेमनीफेरस टिब्यूल्स है वहाँ पर। इनमें हार्मोन अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये प्रॉपर इनका डेवलपमेंट होगा। अब ये ट्रेवल करके जाते हैं एपिडेमाइडिस में, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब काइंड रहेगी। यहाँ पर इनका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। जो स्पर्म क्या है बन के आए हैं सेमनीफेरस टिब्यूल से टेस्टिकल की, वो एपिडेमाइडिस में जाके मैच्योर होंगे। वास्ट डिफरेंसेस, जो कि एक ट्यूब होती है, इसी को कट किया जाता है वैसेक्टोमी के दौरान और टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, माइग्रेट होते हैं ड्यूरिंग द एजैकुलेशन के दौरान। क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड है, जो प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमिनल ग्लैंड अपना फ्लूइड है जो मिक्स करके एजैकुलेशन के दौरान ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या आते हैं, बाहर आते हैं। बेसिक सा वो है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका ऐड होता है जो मैंने ऐड किया हुआ है, वो है इनफर्टिलिटी। यदि स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ता है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मतलब बांझपन। प्राइमरी में कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं कपल, सेकेंडरी में एक बच्चा हो गया लेकिन दोबारा कंसीव करने में दिक्कत होती है।
तो वो कहलाती है सेकेंडरी। नेक्स्ट वन इज डिगॉक्सिन इजन। तो डिगॉक्सिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर एंटी एंजाइना ड्रग। तो एंटी एंजाइना तो नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। यहाँ पर एक क्या कहलाएगी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होगी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। यदि किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिब्रिलेशन या आर्टेरियल फ्लिटर की कंडीशन हो रही है तब कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं। इसमें डिगॉक्सिन हो सकती है, डिजिटालिस एजेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिगॉक्सिन पल्स रेट बिलो 60 जा रही हो तो हमें नहीं देना है, क्योंकि ये पल्स रेट को और घटाने का काम करती है और इस दौरान यदि और दे दिया तो मरीज तो बेचारा सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इस दौरान क्या करना है? हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की कोई भी ड्रग हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन इन। तो स्ट्रॉबेरी स्पॉट है जो वेजाइना में किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? कैंडिडा, ट्राइकोमोनास, सीएमबी, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स। किस केस में स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलेंगे वेजाइना के ऊपर? तो ये देखने को मिलेंगे किसमें? ट्राइकोमोनास में। किसमें? ट्राइकोमोनास में। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ ट्राइकोमोनास का जो एक इंडिकेटरी साइन होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और स्ट्रॉबेरी वेजाइना। जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर डॉट डॉट टाइप रहेंगे उस तरीके के पैचेस देखने को मिलेंगे सरफेस एरिया पर, सर्विक्स के और वेजाइना के। और यहाँ पर ये पैचेस वाइट पैचेस हैं जो इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ ये पैचेस किस कलर में कन्वर्ट होते हैं? रेड से वाइट में। तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स यदि पूछे स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या फिर स्ट्रॉबेरी वेजाइना तो ये देखने को मिलती है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के इन्फेक्शन में। नेक्स्ट वन इज का है। 1 साल के बच्चे में पर डे है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट के कहा है पर केजी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो पर केजी की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी है जो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। कितना? 100 कैलोरी। यदि बच्चे का वजन 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी? 1000 किलो कैलोरी की। लेकिन यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कहा है तो कितना? 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 100 किलो कैलोरी पर केजी। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी। सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रोक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। तो 1 साल के बच्चे में पूछते हैं तो कितना? 1000 किलो कैलोरी पर डे। इनकेस आपको एग्जाम में बच्चे का वेट दिया जाए और पूछा जाए कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी इस बच्चे को, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 10 किलो है, 11 किलो है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ बेबी बॉर्न एट CSC इन इम्यूनाइजेशन व्हिच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट। यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप उसको सबसे पहले देंगे? DPT, MMR, BCG या फिर इन्फ्लुएंजा। वैक्सीन सभी दी जाती हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आपकी जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या होगी? BCG वैक्सीन। अब BCG वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो BCG वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है। ओनली एक ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। BCG वैक्सीन का जो डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.05 ml। इन केस बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ हम BCG वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको जो BCG का हम डोज देंगे 4 वीक का, यदि बच्चे की एज 4 वीक से ज़्यादा की हो गई या फिर 1 महीने से ज़्यादा की हो गई तो 1 महीने से ज़्यादा की एज से लेकर 1 ईयर तक की एज तक बच्चे को जो BCG वैक्सीन का डोज दिया जाएगा वो होगा 0.1 ml। कितना? 0.1 ml डोज है जो फिर दिया जाएगा।
फिर यहाँ पे बात आती है कि BCG कौन सी वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इसका डाइल्यूशन पूछा जाता है, तो नॉर्मल सलाइन इसको डाइल्यूट किया जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, तो ILO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, जेनेवा में है, डेनमार्क में है कि USA में है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। जेनेवा में WHO का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ पर ILO का ये लोगो रहा जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो लोगो बस दे देंगे कि किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। और 3Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है तीन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीनों साइन किसके हैं? तो ये है यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से? कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा, जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा, किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी जरूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए? नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीजों में रहेगा, किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैजे में। किसमें? मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज होती है? बाइट सेल्स आर सीन इन, तो बाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी? इम्यून हीमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में कि नन ऑफ द अबव में? बाइट सेल्स एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो बाइट सेल्स देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में कॉमनली वाइट सेल्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पर जनरली जो वाइट सेल्स हैं क्या है? वाइट और ब्लिस्टर सेल्स हैं, दोनों तरीके की जो हेल्थ बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी, और ये दोनों देखने को मिलेंगी जब आपकी बॉडी में G6PD की कमी हो। क्या है? G6PD की कमी हो, तो हीमोलाइसिस के कारण बनती हैं वाइट सेल्स। तो यहाँ पर यदि जो वाइट सेल्स को लेके आपको क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी के कारण देखने को मिलेंगी बॉडी में, जनरली ये आपके शरीर में नहीं होती, लेकिन ये सेल्स बनती हैं कब? जब आपकी शरीर में G6PD की जो कमी हो, जो कि क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी हो, तब आपकी बॉडी में वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वाइट सेल्स क्या है? वाइट सेल्स। तो आपको या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज फुल नेम लिखा मिलेगा, या फिर ओनली शॉर्ट नेम बस लिखा मिलेगा। तो आपको मार्क करना है कि किस केस में जो वाइट सेल्स क्या है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इज सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो कौन सी मेथड से एयरवे को ओपन किया जाएगा? हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट या फिर हेलमलेट मैन्यूवर।
कौन सी मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी, यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी, होगी आपकी जा थ्रस्ट मेथड। कौन सी, जा थ्रस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ऐसे केस में आपको जा थ्रस्ट मेथड को अपनाना होगा। इस तरीके से देखिए, और ये जनरली तभी होता है जब या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कोई कहीं ऊंचाई से गिरा हुआ हो, या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ हो तब। नेक्स्ट वन इज द व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटोएसिडोसिस। कौन सी टेक्निक के थ्रू आप कीटोएसिडोसिस को असेस कर सकते हैं, पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से, या फिर ऑल्फैक्शन से। तो यहाँ पर कीटोएसिडोसिस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ हैं वो भी ज़्यादा बन रही है, तो वो होगा आपको ऑल्फैक्शन से। किससे, ऑल्फैक्शन से। ऑल्फैक्शन से कैसे, पर्सन जब दूर से सांस लेता है तो आप क्या होगा, स्मेली ब्रीदिंग आएगी, स्मेल आएगी उस सांस लेने से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। फ्रूटी सेंटेड ब्रीथ एंड कन्फ्यूज़न, पर्सन में यदि आप कीटोएसिडोसिस चेक कर रहे हैं, फ्रूटी सेंटेड ब्रीदिंग होगी, मतलब स्मेली ब्रीदिंग होगी, ऑर्डर होगा, और कन्फ्यूजिंग स्टेट में पर्सन है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8th क्रेनियल नर्व किसको अफेक्ट करेगी, टच को, टेस्ट को, स्मेल को, कि इक्विलिब्रियम को। तो जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, क्या है, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये अफेक्ट करेगी किसके लिए, आपका जो इक्विलिब्रियम, बॉडी का बैलेंस है उसके लिए। वेस्टिबो कोक्लियर नर्व 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, वो अफेक्ट करेगी आपके बॉडी बैलेंस को। अब यहाँ पर आपको जो अलग अलग क्रेनियल नर्व है, तो आपको जो पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उनसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है, यदि आपको क्रेनियल नर्व से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व विथ फंक्शंस के पता होना चाहिए। यदि आपसे कहते हैं कि टच के लिए, किसके लिए, टच के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपको स्मेल के लिए, तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी हो जाएगी। आपके विज़न के लिए पूछें तो आपके विज़न में ऑक्यूलोमोटर हो जाएगी और ट्रोक्लियर हो जाएगी। ट्रोक्लियर और ऑक्यूलोमोटर दोनों आँखों के इधर उधर मूवमेंट में घुमाने में हेल्प करेंगी। फिर आता है आपकी बॉडी के बैलेंस के लिए और सुनने के लिए, तो वह वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। कौन सी, वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। ऑप्टिक किसके लिए, विजन के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले मरीज में कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन, या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। किस केस में आपको, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा, सिम्टम, ड्राई लिप्स रहेंगे, सेकीनेस, पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिमर्स टाइप से भी आएंगे, ब्लड विजन होगा, लेकिन जो पर्सन है उसका जो ब्रीदिंग ऑर्डर है, मतलब स्मेल है, वो स्मेली ब्रीथ नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा, वो होगा आपका फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर, जो कि नहीं होगा किसमें, हाइपोग्लाइसीमिया में। बाकी ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस, या फिर क्वाड्रिसेप्स। लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की, वो होगी आपकी क्या, सार्टोरियस मसल। कौन सी, सार्टोरियस मसल्स, जो कि कहाँ पे रहेगी, थाई में, थाई में रहेगी, जबकि जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी आपकी बॉडी की, लॉन्गेस्ट मसल होगी बॉडी की, कौन सी, सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल सबको पता है, दोनों कान में, मिलियस इनकस स्टेपस, जो 3 क्या है, ऑसिकल्स है, मतलब पेयर में कहें हम, दोनों कान में रहेंगे 3-3। तो जो मिलियस इनकस स्टेपस है, क्या, ईयर ऑसिकल्स या फिर ईयर बोन भी आप इनको कह सकते हैं। तो इनके बीच में जॉइंट होगा, जब तो जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, कौन सा जॉइंट रहेगा, साइनोवियल होगा, फाइब्रस होगा, सेकेंडरी कार्टिलेजियस होगा, या फिर प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट रहेगा। तो जब जो जॉइंट ईयर ऑसिकल्स के बीच में रहेगा तब आप उसको क्या कहेंगे,
साइनोवियल जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट्स रहेगा? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन जिसको मॉडिटरी ऑसिकल्स कहेंगे, यहाँ पर बोन्स जुड़ी हुई रहेंगी। क्या रहेंगी? जुड़ी हुई रहेंगी। मेलियस हैमर शेप में रहेगी, इनकस है जो एनवल शेप में रहेगी, और स्टेपस जो कि स्ट्रिप शेप में रहेगी। स्टेपस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, और इन तीनों के बीच में जॉइंट रहेगा, वो कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट्स। क्यों? यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड रहेगा जो कि इनके फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आँखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा? कॉन्स, रॉड, ऑप्टिक डिस्क या फिर प्यूपिल। ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा क्या? यहाँ पर आपकी ऑप्टिक डिस्क। क्या है? ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो जब आप खाना अपने मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है आपके, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन या फिर इंजेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? खाने को मुंह से लेते हैं, तो ये प्रोसेस स्टार्ट क्या कहलाएगी करना? इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो जो एलन टेस्ट है किसके लिए यूज किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व कंप्रेशन के लिए, कि इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। तो किसके लिए एलन टेस्ट है जो यूज किया जाता है? तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। ये देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है अल्नर आर्टरी के, यहाँ पर इसको जब थ्रोम्बोसिस होता है तो इस केस में चेक किया जाएगा एलन टेस्ट। एलन टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ब्लड फ्लो इन योर हैंड। अब यहाँ पर तो आपके हाथ में आर्च बनती है, तो उसको देखने के लिए एलन टेस्ट है जो क्या होगा? यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ना तो नर्व फंक्शनिंग के लिए, ना ही नर्व कंप्रेशन के लिए, दोनों चीज़ें अलग केस में होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे काम करते हैं उनमें। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम किसके कंप्रेशन के कारण होगा? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरीज। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है देखने को मिलेगा मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण। मीडियन नर्व को ही म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। मीडियन नर्व को म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में इसमें कंप्रेशन होगा, हाथों में आपको नमनेस रहेगी, टिंगलिंग होगी, वीकनेस होगी। इवन आप भी चाहें, और ये होता है किसको? जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? आपके हाथों में कंप्रेशन, जो मीडियन नर्व उसके कंप्रेशन के कारण ये देखने को मिलेगा। और ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आता है कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको क्या देखने को मिलेगा? तो उनको होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज वॉल्व ऑफ हैसनर इज प्रेजेंट इन। तो हैसनर वॉल्व कहाँ पे रहेंगे? नेसोक्राइमल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्व ऑफ हैसनर्स रहते हैं कहाँ पे? नेसोक्राइमल डक्ट में। नेसोलैक्राइमल डक्ट कौन सी है? जो आंसुओं का प्रोडक्शन करती है। ये देखिए लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, तो नेसोलैक्राइमल डक्ट है। आप एक चीज़ देखिए, जब आप रोते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वॉल्व ऑफ हैसनर की जो आपकी आंखों के आंसू हैं वो क्या करेंगे? वॉल्व ऑफ हैसनर कि जो बैकफ्लो हो रहा है, जो बैकफ्लो हो रहा है नोज, जो आंखों से उसको नोज में आने से रोकने का काम करेंगे। क्या? वॉल्व ऑफ हैसनर। A fold of mucous membrane at the lower end of the nasolacrimal duct. If well developed, it generally prevents air from being blown back from the nose into the lacrimal sac. तो यहाँ पर ये रहे क्या? वॉल्व ऑफ हैसनर, ये रही लैक्राइमल सैक्स। तो यहाँ से जो आंसू आ रहे हैं लैक्राइमल सैक के थ्रू बहते हुए, यहाँ से एयर को भी रोका जाएगा। जब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए, जब आप रोते हैं बहुत देर तक तो आपकी नाक से भी पानी आने लगता है बहुत देर तक रोते रोते। तो ये क्या है? यहाँ पर ये नेसोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर वॉल्व ऑफ हैसनर प्रेजेंट रहेंगे।